नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। गरीबी का दुष्चक्र जो है वो मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इससे यदि क्वेश्चन आता है तो 120 या 175 शब्दों में आएगा, 60 या 30 शब्दों में तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। देखिए, गरीबी का दुष्चक्र का प्रतिपादन किया है प्रोफेसर रेगनर नर्क्से ने। प्रोफेसर रेगनर नर्क्से ने इसको प्रतिपादित किया है। इन्होंने बताया है कि गरीबी का कारण गरीबी ही है, गरीबी का कारण गरीबी ही है, या कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीबी का कारण गरीबी है, कोई व्यक्ति गरीब होता है क्योंकि वह गरीब होता है। या यूं कहें कि किसी देश में गरीबी का प्रमुख कारण वहाँ की गरीबी ही होती है। भारत के तर्ज पर इसको हम लेके देखते हैं तो देखिए, भारतीय किसान का एग्जाम्पल देखते हैं। भारतीय किसान गरीब हैं, तो गरीब हैं इसलिए उनके पास संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी कहने का मतलब क्या है? संसाधनों की कमी कहने का मतलब होता है कि इनके पास उन्नत बीज नहीं है, साथ ही उर्वरकों की कमी है, कीटनाशकों की कमी है, समय पर सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं है। अब जब ये चीज़ें प्रभावित होती हैं, यानी कि बीज ना होना, उर्वरक ना होना, कीटनाशकों की कमी या समय पर सिंचाई उपलब्ध ना हो पाना, तो उत्पादन में कमी आएगी। और एक बार यदि उत्पादन में कमी आई तो उनकी आय में कमी आती है, और आय में कमी आती है तो वह व्यक्ति, वह किसान जो होता है वह गरीब होता चला जाता है, और यह जो चक्र है वो घूमता रहता है, जिस वजह से उसकी गरीबी और बढ़ती जाती रहती है। तो देखते हैं विशियस सर्कल में इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। आप इस तरह से भी विशियस सर्कल बना सकते हैं मेंस में, या तो आप सीधा लिख भी सकते हैं, दोनों तरीके हैं। विशियस सर्कल में देखिए, ये है विशियस सर्कल, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखिए, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए उसके पास संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी, जब संसाधनों की कमी होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, यानी कि कम होंगी। आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी। जब आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी तो रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में कमी आती है तो फिर आएगा आय में कमी, और यदि आय में कमी हुई तो क्या होगा? बचत कम होगा, बचत में कमी, और बचत कम होगा तो निवेश कम होगा या वह नहीं कर पाएगा। जब बचत ही कम होगा तो वो निवेश कहाँ से करेगा? और यदि निवेश कम हुआ तो फिर से संसाधनों की कमी होगी, और संसाधनों की कमी हुई तो फिर से वह व्यक्ति कहाँ रहा? गरीब ही रहा। तो ये एक विशेष सर्कल है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है यानी कि उसके पास संसाधनों की कमी है, और जब संसाधनों की कमी होगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी, आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी तो रोजगार में कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी तो आय में कमी आएगी, और यदि आय में कमी आई तो वह व्यक्ति बचत नहीं कर पाएगा, बचत नहीं कर पाएगा तो निवेश कैसे करेगा? निवेश नहीं करेगा, संसाधनों में फिर से कमी आ गई और फिर से वह व्यक्ति गरीब ही रहा। तो ये जो विशेष सर्कल है ये घूमता ही रहता है, इस वजह से गरीबी और बढ़ती जाती रहती है। तो इसको आप चाहें तो ऐसा सर्कल बना के भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या अब इसको शब्दों में लिखकर भी बता सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, 120 शब्द और 175 शब्द के दायरे में लिखने के लिए। अब बात करते हैं हम गरीबी के मापदंड के बारे में। तो उसको मैं एक चार्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, उस चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये है गरीबी का मापदंड। सीधा सीधा बात है, बहुत छोटे शब्दों में पूछता है इसको, 30 शब्दों में या 60 शब्दों में। यह हो सकता है किसी एक को उठा करके पूछें, तो आपको याद रखना है। देखिए, मैंने इसको चार्ट बना के बताया आपको। एक संस्था, एक तरफ शहरी और ग्रामीण, दो कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है। तो योजना आयोग ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको प्रतिदिन 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। यदि वो इतना
कर पा रहे हैं, इतना कैलोरी ले पा रहे हैं तो गरीब नहीं है। ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की ज़रूरत पड़ती है, यदि वो इतना कैलोरी कवर कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो फिर वो गरीब नहीं कहे जाएंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति जिसका गठन 2009 में हुआ था, इन्होंने बताया है कि यदि शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रति माह 972 रुपये उपभोग कर पा रहा है, व्यय कर पा रहा है, तो वह गरीब नहीं कहा जाएगा। इस तरह से ग्रामीण में यह जो आंकड़ा है वो 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति है। श्री रंगराजन समिति ने 2014 में जैसा गठन हुआ था, उन्होंने बताया कि यदि कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति 1407 रुपये प्रति माह व्यय कर पाता है, उपभोग कर पाता है, तो वह गरीब नहीं कहा जाएगा। और यह आंकड़ा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये बताया है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं आपको ध्यान देना है। इसको एक बार पूछा भी है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेन से क्वेश्चन पूछे हुए थे और आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो जो बताऊंगा क्वेश्चंस को तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि पहले मैंने उसको पढ़ा भी दिया है, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं आप निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम रोजगार सृजन नीतियों के बारे में। सरकार का निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार सृजन नीतियां, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम एवं रोजगार सृजन नीतियों के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको मैं इसलिए डील कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप बना पाएँ। देखिए भारत सरकार जो है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए और रोजगार सृजन नीतियों बनाने के लिए पहले से अग्रणी रही ही है, और इसने कई प्रयास भी किए हैं। हमको कुछ दो चार चीज़ें ही देखनी हैं, क्योंकि ये जब आया था 2014 में, उस समय 275 शब्दों में आया हुआ था, लेकिन अब तो सुधर गया है, तो 275 में नहीं आएगा। तो इसमें से 2-4 पॉइंट आप काट भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो अच्छा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला है, देखिए पहला जो कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि डील करते बने आपको। आप चाहें जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इसको पूरा लिखेंगे, ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखेंगे। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरू हुई थी ये 3 जून सन 2011 को शुरुआत किया गया था, 3 जून सन 2011 को। अब ये जो है, ये जो मिशन है ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मिशन क्या है? देखिए इस मिशन के तहत जो स्व सहायता समूह है उनको एक फेडरेशन के रूप में गठित किया जाएगा और उसके माध्यम से लोगों को लाभप्रद स्वरोजगार दे करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये बताया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो उद्देश्य में लिखा गया है कि 2024-25 तक समस्त जो ग्रामीण परिवार हैं भारत के, उनको गठित करके उनको तब तक सहायता और संपोषित किया जाएगा जब तक कि वो अपने गरीबी से उबर नहीं जाते। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें जो संकेंद्रण है, संकेंद्रण कहने का मतलब प्रमुख रूप से किसको ध्यान दिया जाएगा, तो संकेंद्रण है जो महिलाएं हैं, महिलाएं, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इन सबों को क्या किया गया है, संकेंद्रित किया गया है। इनको इस योजना का प्रमुख रूप से लाभ मिलेगा। दूसरी बात देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम कौशल योजना के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम कौशल योजना, ये दूसरा है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन 2014 से। वर्तमान सरकार की एक योजना को डिस्कस कर लेते हैं। तो 25 सितंबर सन 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह क्या है, क्या है ये? तो देखिए
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम कौशल योजना है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल श्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल श्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत को कुशल श्रम का वैश्विक ग्रामीण भारत को कुशल श्रम का वैश्विक प्राथमिक स्रोत के रूप में विकसित कर भारत को जनसांख्यिकी अतिरेक के बदले जनसांख्यिकी लाभ के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे, ग्रामीण भारत को कुशल श्रम के वैश्विक प्राथमिक स्रोत के रूप में विकसित कर भारत को जनसांख्यिकी अतिरेक के बदले जनसांख्यिकी लाभ के रूप में विकसित करना, यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बारे में। तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर सन 1997 से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 1997 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि शहरी निर्धनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा करके स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। शहरी निर्धनों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसके लिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो आंकड़ा है, जो अनुपात है, वो 75 और 25 के बीच में है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, देखिए इसके बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी सन 2006 से। अब इसका नाम बदला गया था 2 अक्टूबर सन 2009 से, और क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया सन 2009 से। जब शुरुआत हुआ ये, तो उस समय देश के 200 जिलों में लागू था। उसके बाद 2007-08 के बजट में इसके देश के कुल 330 जिलों में लागू कर दिया गया था, और वर्तमान में ये पूरे भारत में लागू है। इसको ध्यान रखेंगे, वर्तमान में ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान है इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, इसमें बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के, पहला प्रावधान है, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में से किसी एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में से किसी एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 1/3 महिला भी शामिल होंगी, 1/3 महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। दूसरी बात, जो रोजगार दिया जा रहा है वो अकुशल शारीरिक श्रम होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, अकुशल शारीरिक श्रम होगा, और इसके लिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, न्यूनतम मजदूरी दे होगा। इसके लिए जो रोजगार दिया जाएगा वो रोजगार कैसा होगा? अकुशल शारीरिक श्रम होगा, और उसके लिए उनको न्यूनतम मजदूरी दे होगी, और मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर करना होगा। 7 दिनों में उनको मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तीसरी बात, कि ये जो मजदूरी है, ये जो काम है,
ये 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाना है, 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर के दायरे से दूर है या उससे ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए फिर उसको न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त मजदूरी दिया जाएगा अगर वो 5 किलोमीटर दायरे के बाहर है तो। इसको भी ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा इसमें प्रावधान किया गया है कि आवेदक को आवेदन देने के पश्चात 15 दिन के भीतर काम दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर उसे काम दिया जाना अनिवार्य है। यदि 15 दिन के भीतर उसे काम नहीं दिया जाता तो उसके फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो उसके न्यूनतम मजदूरी के 1/3 से कम नहीं होगा। इसको ध्यान रखेंगे। आवेदन देने के 15 दिन के भीतर ही आवेदक को काम दिया जाएगा, और यदि 15 दिन के भीतर उसे काम नहीं दिया जाता है तो फिर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी के 1/3 से कम नहीं होगा। 5वीं बात, इसमें एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा। जॉब कार्ड, जो जॉब कार्ड है वो 5 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा, वैध रहेगा जॉब कार्ड। इसके अंतर्गत ही मान लीजिए उसे काम नहीं मिल पाता तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। बेरोजगारी भत्ता तो देखिए इसमें मैंने 4 टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं, 4 योजना के बारे में बताया है। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और चौथा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इन चारों को आप लिखेंगे तो आपको 120 शब्द से 175 शब्दों के बीच में ये पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेंस में आए हुए थे उसके बारे में, और कुछ मॉडल क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकें। चलिए देखिए दोस्तों, ये पिछले कुछ समय मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के क्या मापदंड है। ये 60 शब्दों के लिए आए हुए थे 2013 में। दूसरा है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा को कैसे परिभाषित किया है। 2014 में 30 शब्दों में आए हुए थे। और तीसरा है, भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की नीतियों का उल्लेख करें। 2014 में 250 शब्द में आए हुए थे। हालांकि 250 शब्द का प्रावधान अब समाप्त हो गया है। अंतिम जो शब्द सीमा है वो 175 शब्द ही है, तो आपको 175 शब्द में ही इसको लिखना है। इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने वीडियो में डील कर दिया है। इसको अभी चार्ट बना के बताया था इसको, और ये दोनों क्वेश्चन को, पहला और दूसरा को, इसको अभी लास्ट में बताया है। भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की नीतियों का उल्लेख करें। तो तीनों क्वेश्चन मैंने डील कर दिया है। साथ में मैंने इनको भी डील किया हुआ है। गरीबी के दुष्चक्रों को समझाइए, ये आपको लिखना है 125 शब्दों में। ये मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है, लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक के आधार पर आय की असमानता को समझाइए। ये 175 शब्दों में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिखिएगा। निरपेक्ष गरीबी क्या है, 30 शब्दों में है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये मॉडल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। और यदि कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं। कर लीजिए, देखिए आगे कुछ भी होगा, कोई समस्या होगा तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।